नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता है। चाहे आप आने वाले HPRC के TGT के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, JBT के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। जहाँ पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी वहाँ पर 100% आपको हेल्प जो है वो मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को अभी स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, व्हेन डिड स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन शिमला। देखिए, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, हमने भी बहुत बार डिस्कस किया है, परंतु जितनी भी बार डिस्कस किया है अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन को डिस्कस किया है और अलग अलग चीज़ें यहाँ से सीखी हैं। तो आज बोलते हैं कि ये जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है शिमला में, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना जो था वो 1988 में जो था वो की गई थी। परंतु अभी जो स्टेट फॉरेंसिक लैब है वो शिमला में स्थित नहीं है। ये शिमला से भी आगे चलकर शिमला का ही एक क्षेत्र है जुनगा, वहाँ पर जो है वो स्थित है। थोड़ा सा डिटेल से हिस्ट्री जानते हैं तब पता चलेगा। ये जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी थी, इसकी स्थापना 1988 में शिमला में जो था वो की गई थी। बाद में इसे रिलोकेट किया गया और इसे जो था वो जुनगा में जो था वो स्थापित किया गया। तो जुनगा में ये 1996 में जाकर जो था वो स्थापित हुई थी। कई बार ना स्टेटमेंट बनाकर दे देते हैं क्वेश्चन को कि ये जो स्टेट फॉरेंसिक लैब है ये जुनगा में स्थापित की गई थी 1996 को, तो वो भी सही होगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो स्टेट फॉरेंसिक लैब है ये शिमला में 1988 में स्थापित की गई थी, तो ये भी सही होगा। शिमला में 1988 में और रीलोकेट किया गया बाद में चलकर जब जुनगा में, तो वो 1996 का जो था वो ईयर था। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक्स। अब हम जानते हैं यहाँ से कुछ ऐसे लैब्स जो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो फर्टिलाइजर लैब भी स्थित हैं। 3 हिमाचल प्रदेश में ये फर्टिलाइजर लैब जो है वो स्थित हैं। ये हमने पढ़ा है कि ये 3 एक शिमला में है, एक हमीरपुर में है और एक सुंदरनगर में है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में 3 सीड टेस्टिंग लैबोरेटरीज भी जो है वो स्थित हैं। ये जो 3 सीड टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं ये कहाँ कहाँ पर है, एक मंडी में है, एक सोलन में है और एक पालमपुर में जो है वो स्थित है। तो 3 ये है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमने 2 बायो कंट्रोल लैबोरेटरीज जो है पढ़ रखी हैं। ये जो बायो कंट्रोल लैबोरेटरीज आती हैं, एक मंडी में आती है और एक पालमपुर में जो है वो आती है। तो इतना आप ध्यान रखना, चाहे वो सीड टेस्टिंग लैब हो गया। सीड टेस्टिंग लैब जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी है, वो 3 है हिमाचल प्रदेश में। फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैब 3 है, कहाँ कहाँ पर स्थित है वो भी पता चल गया। बायो कंट्रोल लैबोरेटरीज हिमाचल में जो है वो कितनी है, वो 2 है, वो कहाँ कहाँ पर स्थित है वो भी पता चल गया। बस वो बेसिक सा हो गया। सीधा पेपर 1 में पूछा गया था 2 नंबर का, TGT में पूछा गया था 1 नंबर का। ऐसे जो है वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट टुक प्लेस अगेंस्ट द न्यू लैंड सेटलमेंट इन बिलासपुर। तो बोलते हैं कि बिलासपुर में जो न्यू लैंड सेटलमेंट थी, जो नई भूमि निपटान था, उसके खिलाफ एक आंदोलन जो था वो हुआ था, उसका क्या नाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट टुक प्लेस, इनमें से कौन सा मूवमेंट जो था वो हुआ जो कि यहाँ पर न्यू लैंड सेटलमेंट के अगेंस्ट जो था वो हुआ था। ये जो था वो ढांडरा आंदोलन था। ढांडरा आंदोलन ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ढांडरा आंदोलन ये बिलासपुर में हुआ था और बिलासपुर में ये न्यू लैंड सेटलमेंट के अगेंस्ट जो था वो हुआ था। कौन से ईयर में जो था ये हुआ था, 1930 में जो था ये हुआ था। ढांडरा आंदोलन के बारे में तो हम डिटेल से जानेंगे ही जानेंगे, परंतु 1930 में उस टाइम बिलासपुर का क्या हाल था वो भी हम देख लेते हैं। उस टाइम एक तो बेसिक पता होना चाहिए आपको कि बिलासपुर के उस टाइम राजा जो था वो कौन हुआ करते थे। तो बिलासपुर के उस टाइम जो था वो राजा आनंद चंद जो था ये राजा हुआ करते थे और यही बिलासपुर के जो था वो अंतिम राजा भी जो है वो रही अंतिम राजा यही रहे आनंद चंद ही। आनंद चंद 1928 में राजा बने थे, 1948 तक यही राजा जो था वो रहे थे। बिलासपुर जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है ना 15 अप्रैल 1948 को, आपको ज्ञात होना चाहिए कि बिलासपुर हिमाचल में नहीं मिला था, इसने मिलने से इनकार कर दिया था। ये पार्ट सी स्टेट बनकर अलग से जो था वो रहा था, परंतु बाद में जब नहीं पूरे पड़े तो इनको लगा कि भैया मिलना चाहिए, तो बिलासपुर 1954 में हिमाचल में आकर जो था वो मिला था। अब हम जानते हैं इस ढांडरा आंदोलन के बारे में। अब देखो क्या ज़रूरत पड़ी बिलासपुर के लोगों को, क्योंकि ये आंदोलन करना पड़ा। फरवरी 1930 की बात है कि बिलासपुर में जो है वो भूमि बंदोबस्त हो रहा था, उसके खिलाफ जो है वो भारी जन आंदोलन जो है वो किया जाता है। इस तरह से बात थी कि ये जो बंदोबस्त हो रहा था इससे आशंका थी कि लगान जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि बंदोबस्त का सारा खर्चा जो है वो लोगों से ही लिया जाएगा। उस टाइम बिलासपुर के राजा आनंद चंद जो था वो नाबालिग हुआ करते थे, तो उस टाइम जो है वो काउंसिल में PL चंदुराना हुआ करते थे, एक अध्यक्ष हुआ करते थे। ये एक मियाँ मान सिंह हुआ
करते थे, गृह प्रतिनिधि हुआ करते थे, राय साहब लच्छूमल हुआ करते थे, राजस्व और न्यायिक मामलों के प्रतिनिधि जो था वो हुआ करते थे। इन लोगों ने जो है वो परंपरा थी, एक परंपरागत तरीके से जो व्यवस्था थी उसको बदलना चाहा और कुछ नए कर भी लगाने चाहे। जो रियायती लकड़ी पर कर लगाया जाता था उसको भी बढ़ा दिया गया। और तो और छोड़ो, आप पशुओं के ऊपर भी टैक्स लगाया गया, जो लवारिस पशु थे, और घराट जो हुआ करते थे, चक्की जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया गया, और भी बहुत सारी चीज़ों पर जो है टैक्स लगाया गया। और लोगों को यहाँ से बड़ा ही आक्रोश था, लोगों ने यहाँ पर जो है वो आंदोलन कर दिया। आंदोलन के दौरान जो है वो लोगों ने एक दूसरे के साथ यूनिटी बनाए रखने के लिए कि कोई भी नमक हरामी बीच में ना कर दे जाकर, लोगों ने जो है वो लोटा पानी, एक लोटे में जो है पानी लिया था, पानी लेकर जो है वो लोटे में लोटा लूण किया था, मतलब उसमें लूण मतलब नमक डाला था लोटे में और सभी को चखाया था ताकि कोई भी नमक हरामी जो है वो ना करे। ये बहादुर परगना हुआ करता था, बिलासपुर का बहादुरपुर परगना जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। आंदोलन के दौरान जो है वो बहादुरपुर के जो है वो कहाना राम हुआ करते थे, और भी अलग अलग जो है वो बिलासपुर के जो है वो ऐसे रीजन थे जहाँ पर ये हुआ, परंतु बहादुरपुर के जो है वो बहादुरपुर क्षेत्र के कहाना राम हुआ करते थे, इनके मार्गदर्शन में जो था ये हुआ था। फिर बाद में चलकर ये आंदोलन होता है तो किस तरह से जो है ये खत्म होता है और क्यों इसका नाम ढांडरा आंदोलन जो है वो पड़ता है। बिलासपुर में ना डंडा चार्ज जो है वो लोगों के ऊपर किया गया था, डंडा चार्ज लोगों के ऊपर किया गया था, इसीलिए इसको ढांडरा भी बोला गया। ढांडरा मतलब डंडा चार्ज लोगों के ऊपर किया गया, ढांडरा इसको इसलिए बोला गया। दबा किस तरह से, देखो लोगों के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया, जो आंदोलनकारी थे उनको पकड़ लिया गया, अलग अलग जेलों में रखा गया। बिलासपुर की सारी जेलें जो है वो आंदोलनकारियों से भर गई और आंदोलनकारियों की जमीन जायदाद ये सब जब्त जो था वो कर लिया गया। तो इस तरह से बाद में चलकर ये आंदोलन धीरे धीरे दब ही गया, खत्म ही हो गया एक तरह से ये आंदोलन। तो ये था बिलासपुर का ढांडरा आंदोलन जो कि 1930 में जो था वो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच टाइप ऑफ मैरिज बॉय अनेबल टू बियर एक्सपेंसेस ही स्पेंड्स हिज सिस्टर टू ब्रिंग द गर्ल एंड स्टार्ट विद द गर्ल। तो बोलते हैं कि किस प्रकार के विवाह में लड़का खर्च वहन करने में असमर्थ होता है और अपनी बहन को लड़की को ले जाने के लिए भेजता है और लड़की के साथ रहना जो है वो स्टार्ट कर देता है। देखो मैरिज के जो है वो अलग अलग ट्राइब्स के बीच में अलग अलग जो है टाइप आते हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं हमारे पास उनके बीच में अलग अलग मैरिज के टाइप आते हैं। तो ऐसे ही जो है वो एक मैरिज का प्रकार ये भी है कि जहाँ पर लड़का शादी के खर्चा वगैरह नहीं दे सकता तो वो अपनी बहन को भेज देता है कि लड़की को लेकर आए, और वो बहन जो है वो जाती है लड़की को लेकर जो है वो आती है ना, और लड़की के साथ वो रहना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो उसको बोलते हैं मजमी ब्याह कर। मजमी ब्याह जो है वो बोलते हैं। पूछ सकते हैं कि मजमी ब्याह जो है वो कौन सी ट्राइब के बीच में जो है प्रैक्टिस की जाने वाली शादी है। तो ये स्वांगला ट्राइब के बीच में जो है वो प्रैक्टिस की जाने वाली शादी है। स्वांगला ट्राइब के बीच में अलग अलग मैरिज के टाइप जो है परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि इनके बीच में कुआ ब्याह एक मैरिज का टाइप परफॉर्म किया जाता है। इनके बीच में जो है वो रुस्ताते ब्याह जो है वो मैरिज का टाइप जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये तीन मैरिज के टाइप यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। कुआ ब्याह में मैरिज बाय कैप्चर होता है, लड़की को कैप्चर कर लेते हैं। रुस्ताते ब्याह में जो है वो लड़की लड़का एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और शादी जो है वो कर लेते हैं। मजमी ब्याह का आपको पता चल गया। इनके बीच में एक डाइवोर्स का टाइप भी जो है वो होता है, उसको जो है वो तसुद थवाकची जो है वो बोलते हैं। तसुद थवाकची जो है वो उसको बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये तसुद थवाकची जो है ना, तसुद थवाकची ये डाइवोर्स का टाइप है और इसमें जो है वो माना जाता है कि एक थ्रेड लेकर उसको तोड़ते हैं और मानते हैं कि शादी का संबंध, शादी का रिश्ता भी जो है वो वैसे ही टूट गया। तो स्वांगला ट्राइब की अगर बात की जाए डिटेल में, तो स्वांगला ट्राइब जो है वो जो लाहौल स्पीति की पत्तन वैली है, चंद्रभागा वैली है, वहाँ पर मुख्य रूप से जो है वो पाई जाती है। अब इनके द्वारा जो मुख्य रूप से भाषाएं बोली जाती हैं वो मंचद भाषा बोली जाती है, चिनाली भाषा जो है वो बोली जाती है। स्वांगलास में जो है वो हमें अलग अलग जो है वो फेयर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि त्रिलोकीनाथ मेला यहाँ पर होता है, तो ये अगस्त सितंबर के महीने में होता है, इसी ट्राइब के बीच में मुख्य रूप से जो है वो होता है। ठीक है जी। त्रिलोकीनाथ मेला के अलावा यहाँ पर मृकुला देवी का मेला भी होता है। मृकुला मंदिर जो यहाँ पर है वहाँ पर भी ये लोग जाते हैं, पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच हिमाचली वॉन विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था। तो ये सूबेदार मेजर भंडारी राम ने जो था वो जीता था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, सूबेदार मेजर भंडारी राम ने जो था वो जीता था। हम जानेंगे इनके बारे में, परंतु उससे पहले जानना जरूरी है कि ये विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड क्यों और कब से दिया जा रहा है। ये जो विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड है ये महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है वो 26 जनवरी 1856 1856 से जो है वो दिया जा रहा है, और क्रीमिया युद्ध
युद्ध उस टाइम हुआ था, तो क्रीमिया युद्ध में सैनिकों का जो प्रदर्शन था, उनकी जो बहादुरी थी, उसके लिए उनको जो है सम्मानित किया जाता था। ये जो है वो शत्रु का सामना करते हुए जो पराक्रम सिपाही दिखाते थे, उसको मान्यता देने के लिए, सैनिकों को सम्मान देने के लिए जो है वो सैनिकों को ये दिया जाता था। 1907 से पहले तो ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1907 में इस नीति को जो है वो चेंज कर दिया गया और 1991 में बहुत सारी कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन्होंने भी जो है वो विक्टोरिया क्रॉस शब्द का जो है वो इस्तेमाल किया अपने बहादुर सिपाहियों को सम्मानित करने के लिए। और विक्टोरिया क्रॉस जो अवार्ड है, इसका जो सबसे बड़ा संग्रह हमें अभी देखने को मिलता है वो लंदन में जो इंपीरियल युद्ध संग्रहालय है वहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेजर भंडारी राम की। ये कैप्टन भी बन गए थे, लास्ट में आते कैप्टन भी रहे थे ये। तो ये जो कैप्टन भंडारी राम या फिर सूबेदार मेजर भंडारी राम थे, इनके बारे में जानते हैं। ये बिलासपुर जिले से जो है वो संबंध रखते थे। पहला कहाँ से संबंध रखते थे? बिलासपुर जिले से संबंध रखते थे। अब बोलते हैं इनको क्यों दिया गया था। इनको जो है ये अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि कैप्टन भंडारी जो थे, इनके द्वारा जो है वो बर्मा में जो युद्ध हुआ था वहाँ पर इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा अपना जो है वो योगदान दिया गया था। इन्होंने बहुत ही करेज वहाँ पर दिखाया था। कैप्टन भंडारी राम ने 10 बलूच रेजिमेंट से ये बिलोंग करते थे और बर्मा का जो अराकाना रीजन था वहाँ पे जो है वो सिपाही पद पर ये सेवाएं दे रहे थे। वहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से घायल भी हो गए थे, परंतु फिर भी इन्होंने दुश्मन की जो मशीन गन थी उसको जो है वो ध्वस्त कर दिया और अपने अदम्य साहस का परिचय जो है वो दिया और इसके लिए ही इनको ये विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो है वो दिया गया। तो भंडारी राम कहाँ से? बिलासपुर से। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया वो भी पता चल गया और ये विक्टोरिया क्रॉस की हिस्ट्री भी जो है वो आपने जान ली। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप जो है वो एक अच्छी गाइडलाइन लेकर जो है वो आगे बढ़े और एग्ज़ाम में जो मेरिट में 2, 4, 5, 10 नंबरों की कमी रह जाती है, उस कमी को जो है वो पूरा कर सके, मेरिट में एक अच्छा रैंक आपको मिले और रैंक के साथ साथ जॉब की श्योरिटी भी जो है वो आपको मिल सके। और टेस्ट सीरीज उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। टेस्ट सीरीज का स्लॉट 1 और स्लॉट 2 तो बुक हो चुका है। स्लॉट 3 में आप खुद को अभी रजिस्टर करेंगे। स्लॉट 3 में जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए डिस्काउंट है, तो यहाँ से आप अवेल जो है वो स्लॉट 3 को कर सकते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट हैड इट्स ओन करेंसी कॉल्ड चकली सिंस एंशिएंट टाइम। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस रियासत की अपनी मुद्रा थी जिसे प्राचीन काल में चकली कहा जाता था। तो देखो, एक ऐसी रियासत भी थी जिसकी अपनी करेंसी जो था वो हुआ करती थी। इस करेंसी को जो था वो चकली जो था वो कहा जाता था। ये कौन सी रियासत थी? ये चंबा रियासत जो था वो थी। अब इस चकली करेंसी के बारे में अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि चकली कहाँ की करेंसी थी? चंबा की करेंसी थी। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आपका सही होना चाहिए। हम बात करते हैं चंबा रियासत की और चंबा रियासत में ये जो चकली करेंसी चलाई गई थी, थोड़ा सा इसके बारे में भी जो है वो जान लेंगे। चंबा रियासत की स्थापना वैसे तो राजा मेरू के द्वारा 550 ईस्वी में की गई थी। कहा जाता है कि अयोध्या से आए थे, ये सूर्यवंशी राजा थे और इनके द्वारा इस रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। परंतु चंबा शहर जो हमें देखने को मिलता है उसकी स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। साहिल वर्मन ने ही ये चकली करेंसी, इनके कार्यकाल के दौरान ही चकली करेंसी जो था वो चलाई गई थी। राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो था वो चंद्रशेखर मंदिर बनवाया गया, चंद्रगुप्त मंदिर बनवाया गया, कामेश्वर मंदिर जो था वो इन्होंने जो था वो बनवाया था। और चंबा में ना एक बार पानी की कमी आ गई थी राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान, तो इन्होंने जो है वो यहाँ पर अपनी रानी की बलि जो था वो दी थी। रानी का नाम नैना देवी जो था वो हुआ करता था और उन्हीं को याद करने के लिए जो है वो सूही मेला तब से मनाया जाने लगा। हर साल ये सूही मेला जो है वो अभी भी मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में जो है ये सूही मेला जो है वो मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और ये मेला जो है ऐसा मेला है जहाँ पर महिलाएं और बच्चे ही यहाँ पर जाते हैं, बाकी पुरुष यहाँ पर नहीं जाते। महिलाएं और बच्चों का मेला जो है ये है, प्रसिद्ध मेला ये है। अगर हम चंबा की बात कर ही रहे हैं तो चंबा में जो है वो अलग अलग राजा है। चंबा के एक ऐसे राजा भी हुए जिनको औरंगजेब के द्वारा आदेश दिया गया कि भाई तुम्हारे यहाँ पर जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन सभी को नष्ट कर दिया जाए, परंतु औरंगजेब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। ये चंबा के राजा चतर सिंह हुआ करते थे। ये आदेश इनको 1678 में जो था वो दिया गया था। इन्होंने आदेश नहीं माने और बाद में चलकर इनको बुलाया भी गया था, परंतु ये नहीं गए थे। इन्होंने किसी और को भेज दिया था
और उस टाइम औरंगजेब उसके बाद कहीं और पर उलझ भी गया था, कोई एक्शन इनके ऊपर नहीं हुआ था। अब चंबा के एक राजा ऐसे भी हुए जिनको भूरी सिंह जिनका नाम था। इनका कार्यकाल भी बड़ा समृद्ध रहा। इनको एक तो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान सबसे पुराना म्यूजियम जो हिमाचल का है भूरी सिंह संग्रहालय, वो भी जो है वो बना। ये भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो 1908 में जो था वो बना था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो इन्होंने जो है वो अंग्रेजों की सहायता जो था वो वहाँ पर की थी। इनके कार्यकाल के दौरान ही जो है वो चंबा में पहला बिजली घर जो था वो बना था और पहली बार चंबा को जो था वो बिजली मिली थी। 1910 की लगभग ये बात है। और ये जो बिजली घर बना था ये साल नदी के ऊपर जो था वो बना था। चंबा के अंतिम शासक जो हुआ करते थे वो राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो हुआ करते थे। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन हुआ था ना, तो चंबा एक अलग से जो है वो जिला उस टाइम से ही बन गया था। तो वो सबसे पुराने जिलों में से जो है वो ये चंबा जो है वो आता है। इतना सब आप चंबा के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कुवारसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये HEP का मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 9.9 मेगावाट का है। इट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये जो कुवारसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है जो कि 9.9 मेगावाट की है, हिमाचल के किस जिले में जो है वो स्थित है? तो ये कुवारसी परियोजना जो है, कुवारसी परियोजना चंबा में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, चंबा में स्थित है। कुछ एक ऐसी परियोजनाएं रिवाइज करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही जो आपने नहीं पढ़े होंगे पहले हटकर जो है वो परियोजनाएं हैं, तो उनको याद भी रखना है, उनकी कैपेसिटी भी ध्यान रखनी है। कौन कौन सी परियोजनाएं हमारे पास आती हैं? 5 ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि लगभग 40 मेगावाट की टोटल बनती हैं। ये परियोजनाएं जो है वो कौन कौन सी हैं? इनमें जो है वो एक तो जो है वो आती है, ये एक थुचाइंग करकर परियोजना आती है। ये जो है वो स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 1.5 मेगावाट के, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये आती है। एक उसी तरह जो है वो हमें लूनी जो है एक स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 4.5 मेगावाट का देखने को मिलता है। लूनी कांगड़ा में जो है वो आता है। अच्छा, लूनी किसकी सहायक नदी है, किसकी ये ट्राइब्यूटरी है, वो आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। एक सेल्ती मसरांग कर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 24 मेगावाट का। ये जो है वो किन्नौर में आता है और इसकी कैपेसिटी 24 मेगावाट है, ये भी ध्यान रखना है। एक कुवारसी कर हमने परियोजना 9.9 मेगावाट की पड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। एक रुद्रा, ये भी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 0.75 मेगावाट का, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये आता है। और इन परियोजनाओं को ये कहा गया है कि अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में कमीशन जो है वो हो गई थी ये परियोजनाएं। तो ये 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं आपने ध्यान रखनी है। लगभग 40 मेगावाट की हैं, पांचों की पांचों मिलकर। कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं, कितनी कितनी इनकी कैपेसिटी है, बस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना। बाकी लूनी मैंने आपसे पूछा कि लूनी किसकी सहायक नदी है, वो आप कमेंट कर जो है वो जल्दी से बता दीजिए। आगे बोलते हैं केशांग एंड केरांग खड्स स्ट्रीम्स आर ट्राइब्यूटरी ऑफ। तो बोलते हैं केशांग और केरांग किसकी सहायक नदी हैं? ये खड्डे हैं, धाराएं हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ये जो है वो सतलुज की सहायक नदियां आती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा, आज सतलुज नदी के बारे में जानने का मौका मिला है तो थोड़ा सा डिटेल से ही रिवाइज कर लेते हैं। ये जो सतलुज नदी है ये इन टर्म ऑफ एरिया हिमाचल प्रदेश के, इन टर्म ऑफ लेंथ जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो है। इसको सतुद्री जो है वो बोलते हैं। ये मानसरोवर लेक से जो है वो निकलती है रक्सताल के समीप। इसकी ट्राइब्यूटरीज में जो है बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अली, तैंती, यूला, बैंगर, त्रियुंग, डुलिंग, सोलडांग और केशांग और कोरांग जो हम पढ़ रहे थे वो जो है वो आती हैं। ये जो है वो जो टोटल यहाँ पर लेंथ कवर करती है हिमाचल में 320 किलोमीटर करती है और सबसे लंबी नदी हिमाचल की है। ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला के समीप जो है वो एंटर कर जाती है। फिर डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये एंटर करती है चौरा के समीप। सतलुज नदी जो है वो मंडी में भी बहती है थोड़ी सी, तो मंडी में ये फिरनू विलेज के समीप एंटर करती है। फिर उसके बाद बिलासपुर में कसोल के समीप एंटर करती है। बिलासपुर को नीला के समीप जो है वो छोड़ देती है और बाद में चलकर हिमाचल को ही ये भाखड़ा के समीप छोड़ देती है और पंजाब में एंटर कर जाती है। भाखड़ा डैम भी इसके ऊपर बना हुआ है। 1963 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो की गई थी। तो ये सतलुज नदी के बारे में आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हिमाचल में 5 ही तो छोटी छोटी नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी नदी है वो कौन सी है और उसका वैदिक नाम क्या है, वो आप जल्दी से जो है वो कमेंट कर जो है वो बताएंगे। सबसे छोटी नदी हिमाचल की कौन सी है, उसका वैदिक नाम क्या है, वो जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन द ईयर 1950-51 अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी हेक्टेयर ऑफ एरिया वाज अंडर हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 1950-51 में हिमाचल प्रदेश में कितने हेक्टेयर क्षेत्र जो था वो बागवानी के अंतर्गत था। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात 1950-51 की कर रहे हैं तो 792 हेक्टेयर एरिया जो था वो बागवानी के अंदर जो था वो आता था, बागवानी के तहत जो था वो आता था। तो 792 जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा
792 हेक्टेयर जो है वो इसका सही आंसर है। थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर के तहत एरिया आता है वो 792 हेक्टेयर आता था 1950-51 में। अभी 2023-24 का जो लेटेस्ट डाटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ये बढ़कर 2,36,950 हेक्टेयर जो है वो हो गया है। एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट अबाउट 26% ऑफ एग्रीकल्चर एरिया। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हॉर्टिकल्चर का जो एरिया आता है वो एग्रीकल्चर के टोटल एरिया का 26% कवर करता है, जो कि 8,91,926 हेक्टेयर है। और बोलते हैं कि ये सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 22% इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। तो वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस में ये 22% जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो करता है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रॉप वैल्यू है 16,076 करोड़, इंक्लूडिंग वेजिटेबल। हॉर्टिकल्चर क्रॉप वैल्यू है हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप वैल्यू है वो 4,461 करोड़ है। और बोलते हैं 2007-8 से लेकर 2023-24 के बीच में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसमें हमें 17.60% इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है, ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। हॉर्टिकल्चर में जो मेजर क्रॉप्स आती हैं वो एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पियर, प्लम, पीच, गलगल, एप्रिकोट, ये सब चीज़ें जो है वो हॉर्टिकल्चर में आती हैं। ये मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है वो आती हैं। इतना सब यहाँ से आपको अब ध्यान रह जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको उनके ऊपर विचार करना है। बोलते हैं बलसन वॉज फाउंडेड बाय अलग सिंह। बलसन की स्थापना अलग सिंह के द्वारा की गई थी। थरोच वॉज फाउंडेड बाय सिसोदिया राजपूत किरात चंद। थरोच राज्य सिसोदिया राजपूत किरात चंद के द्वारा स्थापित किया गया था। और आगे बोलते हैं देलट वॉज फाउंडेड बाय पृथ्वी चंद, की देलट की स्थापना पृथ्वी चंद के द्वारा की गई थी। और उससे आगे बोलते हैं कुमारसेन वॉज फाउंडेड बाय करमचंद, की कुमारसेन की स्थापना करमचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। हम पहली स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो बलसन रियासत आती है इसकी स्थापना अलग चंद के द्वारा ही की गई थी, बिल्कुल सही बात है। लास्ट ईयर HAS के एग्जाम में एक MCQ छोटा सा पूछा गया था कि बलसन की स्थापना किसने की थी, तो वो अलग सिंह के द्वारा ही की गई थी। थरोच भी एक इम्पॉर्टेंट रियासत है, और क्या इसकी स्थापना किरात चंद सिंह के द्वारा की गई थी? नहीं, किरात सिंह ने इसकी स्थापना नहीं की थी, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आगे बोले हैं देलट वॉज फाउंडेड बाय पृथ्वी चंद। देलट की स्थापना पृथ्वी चंद के द्वारा ही की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। ये कथन बिल्कुल सही है कि देलट जो रियासत थी उसकी स्थापना पृथ्वी चंद ने ही जो था वो की थी। बाकी कुमारसेन रियासत की स्थापना करमचंद ने की थी, नहीं, उसकी स्थापना करमचंद ने नहीं की थी। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखो, फाउंडर ऑफ थरोच स्टेट वॉज सिसोदिया राजपूत किशन चंद, ना कि किरात चंद। किशन चंद ने इसकी स्थापना की थी। अराउंड 15th सेंचुरी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। देलट की स्थापना पृथ्वी चंद के द्वारा की गई थी। ये ब्रदर हुआ करते थे किरात चंद के, किरात चंद जो कि फाउंडर थे कुमारसेन रियासत के। तो कुमारसेन रियासत भी यहाँ पर पता चल गया किरात चंद के द्वारा स्थापित की गई थी। अराउंड 11th सेंचुरी इसको स्थापित किया गया था। लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर सतलुज जो था ये स्थापित उस टाइम की गई थी। कौन सा? लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर सतलुज उस टाइम ये स्थापित की गई थी। चलो ठीक है, आपके नज़दीक अगर कोई रियासत आती है, मतलब अभी तो रियासतें ख़त्म हो गई हैं, परंतु पुराने टाइम में आपकी जो भी रियासत आती थी आप उसी का बताएंगे कमेंट कर कर कि उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इससे क्या होगा? इससे आपको भी क्वेश्चन याद रह जाएगा, उसका आंसर याद रह जाएगा, और एक दूसरे की रियासत के बारे में पता चल जाएगा कि किसकी स्थापना किसने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बिफोर द मर्जर विद हिमाचल प्रदेश इन 1966 नालागढ़ वॉज इंक्लूडेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे हरियाणा। तो बोलते हैं कि सन 1966 में हिमाचल प्रदेश में मिलने से पहले वर्तमान जो हरियाणा जो नालागढ़ आता है वो वर्तमान हरियाणा के किस जिले का भाग था, किस जिले में जो था ये शामिल हुआ करता था। देखो, हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में जो नालागढ़ हमें देखने को मिलता है, नालागढ़ जो है वो हरियाणा के अंबाला जिले का जो था वो हिस्सा हुआ करता था। अंबाला जिले में ये शामिल था, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये अंबाला, ये जो नालागढ़ वगैरह था, ये हिमाचल का भाग नहीं हुआ करते थे। अच्छा, हिमाचल का ये भाग नहीं हुआ करते थे, तो कहाँ का भाग ये हुआ करते थे?
एक पेप्सू स्टेट हुआ करता था, इसका ये भाग जो था वो हुआ करते थे। पेप्सू स्टेट में जो है वो ये बात ध्यान रखने वाली है कि पेप्सू स्टेट 1948 से 1956 के बीच तक जो था वो रहा। कैपिटल इसकी पटियाला में हुआ करती थी और इसमें शिमला, कसौली, कांडाघाट, चैल ये जो था वो पेप्सू का पार्ट जो था वो आते थे। बाकी पेप्सू का अगर बहुत डिटेल में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर टोटल जो है वो 7 पंजाब के स्टेट आते थे, एक पंजाब का पहाड़ी स्टेट यहाँ पर आता था। तो उसमें पटियाला के बाद जो है वो जिंद, कपूरथला, नाभा, फरीदकोट, जो एक मलेरकोटला है वो आता था, कलासिया आता था और नालागढ़ भी जो था वो इसमें जो था वो आता था। बाद में चलकर पेप्सू को जब भंग कर दिया गया 1956 में, पेप्सू को जो है वो पंजाब में मिला दिया गया, तो बाद में चलकर ये भी वहीं पर चले गए थे, जैसे कि ये नालागढ़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर नालागढ़ जो है वो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो था वो आया था। तो 1966 में ये हिमाचल प्रदेश में आया था। उससे पहले ये हरियाणा के भी अम्बाला का भाग जो था वो हुआ करता था। पहले तो पेप्सू के बारे में ज़रूर ध्यान रखना आप कि पेप्सू क्या था। पेप्सू जो था वो पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इस तरह से ये था। 1948 से 56 तक जो था ये रहा। हिमाचल के अलग अलग क्षेत्र उस टाइम इसमें आते थे, नालागढ़ भी उनमें से एक था। अच्छा जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जाट ट्राइब मेनली एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल के किस क्षेत्र के साथ ये जाट जनजाति मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। ये जाट जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है, आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। पिछली जो मिशन एलाइड का पार्ट था, पिछला हमारा इससे पहले वाला, उसमें पहला ही क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया गया था। टेलीग्राम पर जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF नोटिफिकेशन मिलती रहती है, वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।